तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ यूनिट 5 शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं MCO 1 की यूनिट 1 to 4 ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में कि इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है, कि एक पर्सन कैसे रिएक्ट करता है, लर्निंग क्या होती है, लर्निंग परफॉर्मेंस को कैसे इफेक्ट करती है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग कौन कौन सी है जो आज के टाइम में यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, स्ट्रैटेजीज़ कौन सी है जिससे हम किसी पर्सन का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, ये आपकी थ्योरी ऑफ लर्निंग है, इससे बिहेवियर में कैसे चेंज होता है, एनफोर्समेंट क्या होती है, री क्या होती है, री का क्या रोल है बिहेवियर चेंज में, और स्केड्यूल कौन कौन से हमारे रीइंफोर्समेंट के। तो ये सारे हमारे टॉपिक है जो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है। देखिए बेटा, इंडिविजुअल बिहेवियर तो आपको पता है, जैसा सामने वाला रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर मीन्स बिहेवियर हम किसको कहते हैं, बिहेवियर मतलब जब सामने वाला जैसे रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट वर्ड ना यूज़ करके हम रिस्पॉन्स वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। सो द रिस्पॉन्स मेड बाय इंडिविजुअल कैन बी रेफर्ड एज बिहेवियर। जैसे आपने किसी से बात की, वो कैसा आपको रिस्पॉन्स देता है, कैसा वो बिहेव करता है, जो आपको बोलता है, उससे हम क्या बोलते हैं कि ये इसका बिहेवियर है। हम यही कहते हैं ना कि सामने वाला है जो थोड़ा सा एग्रेसिव है, हमें कैसे पता चलता है, उसके रिस्पॉन्स से पता चलता है। सामने वाला पोलाइट है, कैसे पता चलता है, जिस तरह से वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बिहेवियर का मतलब क्या है, बिहेवियर मतलब जैसा सामने वाला हमारे साथ रिस्पॉन्स देता है उसको हम कहते हैं। और ये देखिए, हर इंसान का अलग अलग होता है। हम जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम पढ़ते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, उसी के बारे में बोल रहा है कि जो आपका इंडिविजुअल बिहेवियर है पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। और इसके पीछे रीजन भी होते हैं, जैसे डेमोग्राफिक हो गया, आपका स्किल्स एंड एबिलिटी होगी, किसी की स्किल अलग है, सामने वाले की दूसरे की अलग है, परसेप्शन अलग अलग है, कोई कुछ सोचता है इस वर्ल्ड के बारे में, कोई कुछ सोचता है, परसेप्शन अलग होता है, एटीट्यूड अलग होता है, हर किसी का देखने का नज़रिया, उसकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। कब? जब हम बिहेवियर की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, जो आपका बिहेवियर है वो दो बात से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। पहला है आपका हेरिडिटी, दूसरा एनवायरनमेंट। देखिए, अगर हमने साइकोलॉजी की बुक पढ़ी है तो वो बोलता है कि जो 50% आपका बिहेवियर है वो आपकी हेरिडिटी की वजह से, और बाकी जो 50% है वो आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। यानी कि जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो हेरिडिटी डिटरमाइन द नेचर ऑफ अ पर्सन। आप अंदर से कैसे हैं ये आपको पेरेंटल मिला हुआ है, ठीक है, दादा दादी से, मम्मी पापा से, इसके बारे में। और एनवायरनमेंट से ये बताते हैं कि कैसा एक पर्सन बन सकता है, ठीक है। बन सकता है मीन्स, देखिए जैसा अगर मान के चलिए आसपास स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है तो हमें वही पसंद होता है, आसपास अगर स्टडी का एनवायरनमेंट है तो हमें पढ़ना पसंद होता है। तो जैसा एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही क्या हो जाता है, हमारा बिहेवियर में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। हेरिडिटी हमें पता है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली है, ठीक है। तो जो आप पेरेंटल मिलता है हमें, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं, और जो आसपास से है वो हमारा एनवायरनमेंट है। तो ये दोनों फैक्टर्स है जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं किस पे, हमारे बिहेवियर के ऊपर। अब बात आ जाती है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से किस लिए अलग है, क्यों अलग है, इसके पीछे रीज़न होता है। तो जो रीज़न है इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वो हैं हमारे, पहला है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक फैक्टर मीन्स कि आपका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, आपके फैमिली कैसी है, आपकी एजुकेशन कैसी है, जेंडर क्या है, आपका एज क्या है, ये बहुत मैटर करता है जब आप बिहेव करते हैं। कहते हैं ना, जो टीनेजर्स होते हैं वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते होते हैं, जो मैच्योर पर्सन हो जाता है उसे बातें समझने की पता होता है, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये आपका एज इफेक्ट है। जेंडर में बोलते हैं कि जो मोस्टली बोलते हैं कि जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हम्बल होती हैं, मोस्टली बोलते हैं, और हम्बल होती हैं, और जो आपके बॉयज़ होते हैं वो थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि आसपास ऐसे माहौल में रहते हैं, लड़ाई झगड़े में आगे होते हैं बॉयज़। तो उसके बारे में बता रहे हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर ही फैक्टर डालते हैं। फिर एबिलिटीज़ एंड स्किल। देखिए, आपकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितनी देर तक आप कह सकते हैं कि आप वर्कआउट कर सकते हैं, कितनी देर तक आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, जो आपके अंदर की कैपेसिटी है। कहते हैं ना कैपेबिलिटी के बारे में कि हर पर्सन की कैपेबिलिटी अलग होती है, तो ये इसके बिहेवियर को बताती है। कोई पर्सन ऐसा है जो 2 घंटे काम करके भी थक जाता है, कोई है जो पूरे दिन भी नहीं थकता है।
ये उसके ऊपर है। परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है, जो हमने अपने माइंड में सेट कर लिया है, किसके लिए, सामने वाले वर्ल्ड के लिए, सामने वाले पर्सन के लिए, ठीक है। द कॉग्निटिव प्रोसेस मीन फॉर इंटरप्रेटिंग द एनवायरमेंटल स्टिमुली इन अ मीनिंगफुल वे इज रेफर्ड एज परसेप्शन। जो मैं सोचती हूँ, जैसे कोई कोई सोचता है कि दुनिया बहुत बुरी है, कोई सोचता है कि नहीं, वर्ल्ड में कुछ लोग अच्छे भी बहुत हैं, तो ये परसेप्शन है। हम हर एक पर्सन का इंडिविजुअल परसेप्शन होता है जो कि उसके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। देन एटीट्यूड, देखने का नज़रिया, जैसा हमारा एटीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब एटीट्यूड ये है कि हम किसी से अगर पोलाइटली बात करते हैं तो वो हमें कमज़ोर समझता है, कुछ लोगों का एटीट्यूड है तो वो स्ट्रिक्टली बात करते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि एटीट्यूड, अगर हम किसी से प्यार से बात करें तो सामने वाला हमारी बात सुनेगा, तो ये आपका एटीट्यूड हो जाता है, नज़रिया हो जाता है कि आप कैसे देखते हैं। देन बात आती है आपकी पर्सनालिटी की। हर एक पर्सन की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट जो किसी से घुल मिल नहीं सकता जल्दी से, एक्सट्रोवर्ट जिसको सबसे मिलने की आदत है, सबसे बात करने की आदत है, ठीक है। तो जो आपकी पर्सनालिटी होती है वो भी कहीं ना कहीं आपके जो बिहेवियर है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। और वो जो पर्सनालिटी है वो आपकी हेरिडिटी की वजह से भी हो सकती है, फैमिली की वजह से भी, सोसाइटी की, कल्चर, जो एनवायरनमेंट आपकी है, या फिर सिचुएशन जिनसे आप गुजरे हो या सिचुएशन जिसमें आप हो उसकी वजह से। देन आता है कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। देखिए लर्निंग क्या होती है, परमानेंट चेंज। अगर आपने कुछ काम किया और उससे आपको चेंज आ रहा है आपके बिहेवियर में, वो भी परमानेंट है, तो आप क्या कहेंगे, लर्निंग है। जैसे मान के चलिए आपने पढ़ा और सिर्फ पेपर के लिए पढ़ा, ठीक है, आपने सोचा कि मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है, मुझे थ्योरीज ऑफ लर्निंग पढ़नी है, सिर्फ पेपर के लिए पढ़नी है, तो ये तो हो गया आपका क्या, टेम्प्ररी, कि पास हो रहा है। बट अगर आप उन थ्योरीज को समझते हैं, डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो वो परमानेंट रह जाती है आपकी, ठीक है। तो जो चेंज होता है परमानेंट, उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। सो लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर। तो क्या होता है, लर्निंग का मतलब है जब आपका बिहेवियर में चेंज आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, लर्निंग। जैसे मान के चलिए आपने कोई काम था, आप उसको कर रहे हैं कंटिन्यूसली, आपसे नहीं सही हो रहा, पर एक टाइम बाद आप उसको करना सीख जाते हैं, तो आप लर्न कर रहे हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, यूकेजी एलकेजी के, लिखना सीखते हैं, हम कहते हैं नहीं अभी लर्न कर रहा है हाउ टू राइट अल्फ़ाबेट्स एंड ऑल। सो उसके बारे में है कि हाँ लर्निंग जो है परमानेंट है, फिर वो उसको लाइफ टाइम तक रहता है, वो कभी ABCD लिखना नहीं भूलता पर्सन, है ना। क्यों, क्योंकि उसी से वर्ड चल रहे हैं, वो लर्निंग है, परमानेंट लर्निंग है वो। अब देखिए लर्निंग तो मैंने बात कर ली लर्निंग की। अब जो लर्निंग होती है वो ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि जब एक मैनेजर होता है उसको पता होता है कि कौन पर्सन किस तरीके से सीखता है, ठीक है। तो जो मैनेजर होता है उसको मदद करती है लर्निंग की, वो जो सामने वाले उसके एम्प्लॉयज़ हैं उसके लर्निंग पावर कैसी है, वो जो पर्सन है वो किसके थ्रू लर्न करता है। अलग अलग थ्योरीज़ है लर्निंग की भी, जैसे आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है, आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है, तो बहुत सारी थ्योरीज है। उनको ध्यान में रख के, लर्निंग को ध्यान में रख के वो क्या करता है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करता है ताकि क्या हो, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके। तो जो आपकी लर्निंग होती है वो ऐसा नहीं है हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी कभी लर्निंग नेगेटिव भी होती है, ठीक है। नेगेटिव मीन्स कभी कभी तो होता है कि लर्निंग, हमने कुछ लर्न किया और हम उससे कुछ अच्छा सीखे। कभी कभी होता है कुछ चीज़ें हम लर्न करते हैं और उससे हम नेगेटिव चीज़ें भी सीख जाते हैं, ठीक है। तो लर्निंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। बट जो आपका मैनेजर है या जो आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम, तो वो कोशिश करते हैं कि हम उस लर्निंग को पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकें। अब बात आ जाती है थ्योरीज ऑफ लर्निंग की। देखिए बेटा, मोस्टली आप थ्योरीज ऑफ लर्निंग तो वैसे बहुत सारी हैं, बट लेकिन जो हम बात करें मोस्टली जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग हम पढ़ते हैं वो है 4 टाइप्स की, ठीक है। जो आप कह सकते हैं थ्योरी ऑफ लर्निंग है जो हर जगह यूज़ होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है, वो कितनी हमारी 4। फर्स्ट है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग, देन है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग और ऑपरेंटिंग कंडीशनिंग, कॉग्निटिव लर्निंग, सोशल लर्निंग, ठीक है। सोशल लर्निंग तो आपको खैर क्लियर ही होगा, जो हम सोसाइटी से सीखते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग जो माइंड से चलती है, हमारे दिमाग भी सोचता है। क्लासिकल कंडीशनिंग जिसमें आप बिहेवियर जैसा हम चाहते हैं वैसा सामने वाला रिएक्ट करे, ऐसा हम कर चाहते हैं। देन है आपका ऑपरेंटिव कंडीशनिंग जिसमें वो बताता है कि क्या करने से क्या होता है। अब देखिए, अब अभी मेरी बातें शायद आपको समझ नहीं आ रही होगी, बट लेकिन किसने क्या थ्योरी दी है, किस हिसाब से, उससे आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। पहले हम पढ़ते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या होता कि आपका
पेवलव है आपका वो था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था। पेवलव ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? डॉग के ऊपर। क्लासिकल कंडीशनिंग किससे रिलेटेड है? क्लासिकल कंडीशनिंग रिलेटेड है आपका कि हम सामने वाले से वो बिहेवियर करवाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, मतलब सामने वाला वैसा रिएक्ट करे जैसा हम चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए पेवलव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर। कैसे एक्सपेरिमेंट किया था? देखिए पेवलव ने क्या किया, एक डॉग था, उसको रिंग करता था बेल, एक डॉग के सहारे उसको खाना और बेल का बताया। क्या किया उसने सबसे पहले पेवलव ने एक डॉग लिया, ठीक है, रिंग की, बेल बजाई तो कोई कुछ नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर बेल बजाई और फूड दिया डॉग को, क्या हुआ? बेल बजी और फूड आया, डॉग ने खाना खा लिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर बेल बजाई, फूड आया और खाना खा लिया। 2 बार, 3 बार, 4 बार। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? जैसे ही बेल बजी, फूड नहीं आया, फिर भी जो डॉग का था सलाइवा, वो क्या हुआ? वो सेलिब्रेशन होने लग गया, मतलब जो डॉग था, कहते हैं ना खुश होता है, लार टपकाता है, वैसे वाली बात, ठीक है। सलाइवा उसका गिरने लग गया कि भाई हाँ अब खाना आएगा आएगा आएगा। तो इसमें क्या हुआ? इसमें बताया कि बिहेवियर चेंज करने की बात हो गई ना, कि आपने क्या किया कि उसने क्या किया, कंडीशनिंग और अनकंडीशनिंग दोनों सिचुएशन को जोड़ा। तो देखिए इसमें क्या किया, 2 स्टिमुले आर प्रिपेयर टू ब्रिंग आउट द डिज़ायर रिस्पॉन्स। एक तो हो गया मेंटल स्टिमुलस। मेंटल क्या हुआ कि जब बेल बजेगी तो खाना आएगा, ठीक है। और अनकंडीशनिंग क्या आता है कि स्लाइवा, ठीक है, यानी कि अब देखिए बेल बजी, माइंड में उसके क्या आ गया कि अब खाना आएगा, तो फिर सेलिब्रेशन होने लग गया, स्लाइवस का गिरने लग गया कि हाँ अब खाना आएगा आएगा आएगा। तो अनकंडीशनिंग इसमें क्या था कि वो जो उसकी लार टपक रही थी वो अनकंडीशनिंग, वो चाहता तो नहीं था, उसके माइंड में था कि खाना आएगा, और खाने का सुनते ही, बेल सुनते ही अब क्या होने लग गया, उसको अब खाना आएगा, तो उसकी लार टपकनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, in this process or stimulus or response bond is developed between a conditioned stimulus and conditioned response। देखिए कंडीशंस क्या आती है हमारी कि हम बेल बजा रहे हैं, और रिस्पॉन्स क्या था कि खाना हम उसको देते हैं, और उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ कि हाँ अब खाना आएगा, और लार टपकनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। बार बार आप ये चीज़ करेंगे तो अब क्या हुआ कि एंड में, बिल्कुल एंड में क्या हुआ कि कंडीशन आपने क्या लगाई बेल बजाने की, और अनकंडीशनली क्या हुआ कि वो जो सलाइवा था उसका डॉग का, वो आने लग गया, लार टपकने लगी कि हाँ खाना मिलेगा, बेशक से खाना नहीं आया था। शुरू में क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट किया, बेल बजी खाना आया, बेल बजी खाना आया, तो नहीं होता था, बट एक टाइम बाद सिर्फ बेल बजने से ही उसके लार टपकना स्टार्ट हो गया, मतलब कि खाना मेरे पास आ रहा है, ठीक है। देखिए बता रहा है इसमें, अ ग्रेट रिसर्चर पेवलोव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन द डॉग बाय प्रोवाइडिंग हिम विद द फूड। इन दिस केस द फूड इज द अनकंडीशन स्टिमुले, फूड अनकंडीशन था, एंड द सैल्वेशन ऑफ द डॉग इज अनकंडीशन रिस्पॉन्ड। अनकंडीशन रिस्पॉन्ड क्या था, खाना देख के लाट बकती थी, ठीक है। पेवलोव यूज अ बेल एज अ फॉर्म ऑफ कंडीशन स्टिमुली, एंड व्हेन इट रैंग द डॉग नेवर रिस्पॉन्डेड टू इट। मैंने बताया था शुरू में बेल बजी तो कुछ नहीं होता था, बट जैसे जैसे उसने पेयर किया किसको, कंडीशन स्टिमुली को विद अनकंडीशन स्टिमुली से। कंडीशन स्टिमुली क्या थी, बेल, और अनकंडीशन स्टिमुली क्या था, फूड, की बेल बजी खाना मिला, ठीक है। बार बार ये किया गया, तो इट वॉज रिपीटेड सेवरल टाइम, एंड आफ्टर सम टाइम द बेल ऑल्सो एलिसिटेड द सेम रिस्पॉन्स एज द फूड। तो बेल बजने पर भी सेम वही रिस्पॉन्स आ गया जैसा कि फूड मिलने पर आता था, क्या, लार टपकने वाला, ठीक है। जैसे ही बेल बजी, लोग उसने सेलिब्रेट स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये इसी में बताने की कोशिश कर रहा है, क्लासिकल कंडीशनिंग हमें यही बताती है कि हम क्या करते हैं कि अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस को आपस में मिक्स करते हैं, स्टिमुलस को, ताकि क्या हो सके कि जो हम चाहते हैं सामने वाले से वो वैसा बिहेव करे, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए ऑर्गेनाइजेशन में इसमें कैसे हो सकता है कि अगर प्रॉफिट बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ने प्रॉफिट बढ़ा, एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर दिया, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर बोनस शेयर दिया, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर बोनस शेयर दिया। नेक्स्ट टाइम प्रॉफिट होगा तो सामने वाले के मन में क्या रहेगा कि हाँ अब मुझे बोनस मिलेगा। तो बिहेवियर हो गया ना, एक तरह से चेंज इन बिहेवियर आ गया कि हाँ मेहनत करेंगे तो प्रॉफिट होगा, तो हमें बोनस शेयर मिलेगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग ये हमें बी एफ स्किनर ने दी थी। बी एफ स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था रेट के ऊपर। वो ये बताना चाह रहा था, इसमें क्या हुआ, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में ये था कि आपने पहले सिचुएशन आती थी, उसके बाद उसका बिहेवियर आता था। सिचुएशन दे देते थे, कंडीशन होती थी, उसके बाद बिहेवियर आता था। बट बी एफ स्किनर कहता है जैसा आप बिहेव करोगे
उसके हिसाब से रिस्पॉन्स आएगा। पहले क्या होता था, रिस्पॉन्स बाद में आता था कि पहले आता था? ऑब्वियस सी बात है, पहले उसने क्या किया, बेल बजाई, फिर उसने रिस्पॉन्स किया जैसा हम बिहेवियर चाहते थे। इसमें उल्टा था, इसमें क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था पहले आप रिस्पॉन्स दोगे, बिहेव करोगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा। पहले वाले में रिजल्ट बाद में आ रहा था, रिस्पॉन्स आप बाद में दे रहे थे, इसमें पहले रिस्पॉन्स दोगे उसके हिसाब से। B.F. स्किनर ने क्या किया, रैट लिया, रैट को लीवर बॉक्स में बंद कर दिया। उसने ये एक्सपेरिमेंट 3 बार किया। तो पहले सबसे पहले क्या किया उसने, जब 3 बार एक्सपेरिमेंट किया तो उसने उसको रीइंफोर्समेंट का नाम दिया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पार्शियल रीइंफोर्समेंट। अब किया क्या उसने, बॉक्स में बंद करने के बाद उसको रैट को एक लीवर का बटन था, जैसे ही उसने बॉक्स में बंद किया कुछ देर तक तो वो आइडल रहा आपका रैट। फिर उसके बाद उसने पंजे मारना स्टार्ट कर दिए, तो उसका गलती से पैर किस पे दब गया, लीवर पे दब गया, लीवर पे दबा, खाना मिला, उसने खा लिया। फिर उसने कुछ देर बाद फिर भूख लगी, फिर उसने स्टार्ट किया पंजे मारना, फिर उसको खाना मिल गया। फिर फाइनली क्या हुआ, उसने लीवर पे डायरेक्ट बटन दबाया, खाना आ गया। तो उसको पता चल गया कि जैसे ही लीवर पे बटन प्रेस करता हूँ तो खाना मेरा आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्या कहते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि आप एक काम करेंगे बदले में फूड आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या किया, पहले 1-2 बार उसने लीवर दबाया, फूड नहीं आया, फिर 1-2 बार लीवर दबाया, फूड नहीं आया, बट दो बार रिस्पॉन्स करने के बाद तीसरी बार दबाया तो फूड आया, फिर चौथी 5वीं बार दबाया तब नहीं आया, छठी बार किया तो आ गया। इट मीन्स इसको हम कहेंगे पार्शियल रीइंफोर्समेंट। पार्शियल रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि कभी आपको पॉजिटिविटी मिलती है, कभी आपको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता। फिर थर्ड टाइम उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तब क्या किया उसने कि जो लीवर था उसको प्रेस करने पे करंट लगता था। तो करंट लगता था मतलब कि वो क्लियर कर रहा है साफ कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको क्या होगा, करंट लगेगा। तो मतलब वो मना कर रहा है उस काम को करने से, डिनाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि कुछ काम करते हैं और आपको रिवॉर्ड मिले तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बट पनिशमेंट मिले तो वो क्या हो गया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसके अलावा कभी आपने अच्छा काम किया, आपको प्रेज़ नहीं मिली, बट कभी आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको प्रेज़ मिली, तो वो हो गया आपका पार्शियल रीइंफोर्समेंट। तो ये सी के ऊपर है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं इन थ्योरीज़ को तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन आता है कॉग्निटिव लर्निंग। देखिए कॉग्निटिव लर्निंग क्या कहते हैं, कॉग्निटिव लर्निंग कहती है कि ऐसा नहीं होता कि जैसा आप चाहें सामने वाले से वो सामने वाला वैसा बिहेव करेगा, नहीं, उसका खुद का भी दिमाग होना चाहिए। ठीक है, क्या कहते हैं वो, कॉग्निटिव लर्निंग कहती है कि ये टॉलमैन ने दिया था और टॉलमैन ने कहा था कि हर एक पर्सन का खुद का दिमाग होता है, उसको खुद सोचना चाहिए। बोलता है कि जब लर्निंग तब होती है जब हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं खुद से। ठीक है, थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम फ्रॉम इनसाइड ऑफ द इंडिविजुअल एंड फ्रॉम इंटीग्रेटिंग डिफरेंट क्यूज एंड और पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। खुद अपने दिमाग लगाओ और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो और क्यूज़ ढूंढो, आसपास इंफॉर्मेशन ढूंढो ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, इसने ग्रुप बनाए थे किसके, रैट के ही ग्रुप बनाए। इसमें जो 3 ग्रुप बनाए, जो सबसे पहले सही रास्ता ढूंढ के पहुंच जाता था तो उसको तो क्या कहते थे, जो सही रास्ता करके पहुंच जाता था उसको रिवॉर्ड मिल जाता था, और जो सही रास्ता करके नहीं पहुंच पाता, जैसे मान के चले उसने क्या किया था, 3 ग्रुप बनाए थे रैट के और एक मैप बना दिया था मेज़ का, बाजरा ढूंढने के लिए रैट को मैप बना दिया। अब रैट को छोड़ दिया, जो बहुत कम टाइम में उस मेज़ तक पहुंच गए उसको तो मिल गया फूड, बार बार फूड मिल गया। ठीक है, और अगर जो बहुत देर लगा कर पहुँचते थे तो उनको फूड नहीं दिया जाता था। ठीक है, और अगर कुछ जो है जो सेकंड ग्रुप था उसमें क्या, तो फर्स्ट वाले ग्रुप में जो कम टाइम पे पहुंच गए उन्हें मिल गया मेज़, जो बहुत टाइम बाद पहुंचे उन्हें नहीं मिला, उन्हें वैसे ही निकाल लिया गया। और जो आपका सेकंड ग्रुप था उसमें क्या किया गया था कि कभी अगर वो कम टाइम लगा के पहुंचते थे तो उन्हें मेज़ मिल जाता था, और अगर वही ज़्यादा टाइम लगा के मिलते थे तो उन्हें नहीं मिलता था। तो फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उन्होंने एक परफेक्ट ढूंढ लिया वे जिससे कि वो मेज़ तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके, क्योंकि उन्हें खाना चाहिए। ठीक है, तो कॉग्निटिव लर्निंग में वो यही बोलता है कि हमें खुद का दिमाग लगा के चलना चाहिए, खुद के आइडियाज़ होना चाहिए, खुद के थॉट्स होने चाहिए।
जो आपका टॉलमैन था वो क्या कहता है, टॉलमैन कंक्लूडेड दिस थ्योरी विद द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्यूज एंड एक्सपेक्टेशन विच गॉट टफ ऑन एंड दस फॉर्म अ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो आपको टास्क दी जाती है, क्यूज दिए जाते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे और आप रिजल्ट तक पहुँचेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर वॉज द आउटकम ऑफ द नॉलेज। ये कहाँ से आएगा, नॉलेज से आएगा। देन आता है सोशल लर्निंग, बहुत ईजी लर्निंग है जो बताती है कि हम आसपास से ही सीखते हैं। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल थ्योरी एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल थ्योरी में क्या था कि जैसे जो कंडीशन रखी जाती थी उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्स देते थे, और ऑपरेंट में क्या था कि जैसे आप रिस्पॉन्स देंगे उस हिसाब से काम होगा, ठीक है। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग इज द वे ऑफ बिहेवियर इज कंडीशन। इन क्लासिकल कंडीशनिंग अ न्यूट्रल स्टिमुलस इज paired with condition response. In operant conditioning a desired behavior is paired with the consequences. वो बोलता है कि आप ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, जबकि उसमें क्या कहता था कि पहले आपको कंडीशन दी जाती थी, उस हिसाब से वो बिहेव करता था। क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस पहले आता था और रिस्पॉन्स बाद में, ऑपरेंट में बिहेवियर पहले और रिस्पॉन्स पहले और बिहेवियर मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेस था वो बाद में। बिहेवियर कम फर्स्ट एंड देन रिवॉर्डेड और पनिश, ठीक है ना, मतलब रिस्पॉन्स आपका पहले आएगा, उसके बाद पता चलेगा आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा या फिर पनिशमेंट। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी उसमें इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता, वो चाहता तो नहीं था मैं लार टपकाऊं डॉगी, पर वो टपकाता था, है ना। और इन ऑपरेंट कंडीशन बिहेवियर इज पेयर्ड विद कॉन्सिक्वेंसेस, तो जबकि ऑपरेंट में वो चाहता है कि मैं ये बटन दबाऊं तो फूड आएगा, ठीक है। स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज ऑफ बिहेवियर, हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को चेंज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा है। इसको स्ट्रैटेजीज भी बोल सकते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम किसी पर्सन के बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द बिहेवियर टू बी लर्न, कि हम कैसा बिहेवियर चाहते हैं। जो बिहेवियर हम चाहते हैं चेंज करना, उसके बारे में हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें क्या चेंज हम चाहते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन रिक्वायर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि चाहते कि हम सामने वाले से, ठीक है। देन आता है बेस लाइन परफॉर्मेंस, द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द बिहेवियर इज एनालाइज बाय द मैनेजर, कि वो कैसे बिहेव कर रहा है और आने वाले टाइम में आप उससे क्या चेंज चाहते हैं। मैनेजर स्टडी द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ द सेल। अब देखो एग्जांपल में उन्होंने सेल्समैन के बता रखा है कि पहले वो परफॉर्मेंस देख रहा है सेल्समैन की, और अगर वो चाहता है कि सेल्समैन को कि वो और ज़्यादा सेल करे तो बेसलाइन परफॉर्मेंस डिसाइड कर देता है, भाई इतना आपको सेल करना ही है, ठीक है। It is he who finds out that salesmen are able to sell less number of quantity than the standard decided by the organization। तो पता चल जाता है भाई हमारा स्टैंडर्ड कितना और कितना वो सेल कर रहा है। देन है फंक्शनल, देखिए फिर से बता देती हूँ एक बार, नहीं समझ में आ रहा है पहले तो आप ये देखेंगे कि आपको उसका कैसे बिहेवियर में चेंज करना है, किस बिहेवियर में चेंज करना है। वो हो गया आपका आइडेंटिफाई द बिहेवियर टू बी लर्न, जो उससे सिखाना है। देन बेस लाइन परफॉर्मेंस आपने बना दी कि हाँ आपको इतना तो परफॉर्म करना ही है। फंक्शनल एनालिसिस में क्या करते हैं आप, डिटेल एनालिसिस लेते हैं किस चीज़ की, एग्जिस्टिंग बिहेवियर की, और देयर कॉन्सिक्वेंसेज इज कैरिड आउट, कि जो आपका भी फिलहाल बिहेवियर और उसका क्या रिजल्ट आ रहा है उसके हिसाब से देखते हैं, ठीक है। अगर वो कम है, जैसे मान के चले 25% लेस देन द स्टैंडर्ड आउटपुट, तो मैनेजर उस बिहेवियर को देखता है, प्री बिहेवियर को, सर्कमस्टांसिस को देखता है, एक्चुअल बिहेवियर को देखता है, और कॉन्सिक्वेंसेज देखता है ग्रेट लेंथ के। मतलब पहले तो प्री बिहेवियर देख लिया कि पहले जैसा बिहेव करता था उससे क्या रिजल्ट आते थे, ठीक है। और अगर मान के चल रहे हैं कि जो पहले बिहेवियर था उससे रिजल्ट कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, ट्रेनिंग उसको सही नहीं दी गई है, तो वो फंक्शनल एनालिसिस जानना चाहता है कि वो जो ऐसा बिहेव कर रहा है वो उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनकरेजमेंट ढंग से नहीं मिल रहा है। इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी क्या बनाई है, अपने स्ट्रैटेजी बनाई है ताकि आप क्या कर सके, उसके बिहेवियर, जो बिहेवियर मैं चाहती हूँ या जो मतलब मैनेजर चाहता है उसको स्ट्रेंथ मिल सके। स्ट्रेंथ मतलब उसको आप बढ़ावा दे पाएँ। इन इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी द मैनेजर डिवाइसेस द प्लान ऑफ एक्शन फॉर स्ट्रेंथनिंग द डिज़ायर बिहेवियर एंड वीकनिंग ऑफ अनडिज़ायर बिहेवियर। जो जैसा बिहेवियर वो चाहता है उसको बढ़ावा देगा, और जिसे नहीं चाहता उसको पुल ऑफ करेगा कि नहीं भाई ऐसा बिहेव ना करो।
So they are reinforced to complete their work. On contrary, they are also discouraged for their poor performance. Then अब आपने उसको क्या कर दिया, आपने इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी कर दी कि हाँ भाई ये बिहेवियर ऐसे करो, ये वाला ना करो. अब आप फिर से क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे उसकी परफॉर्मेंस का. ठीक है, इवेल्युएशन तो समझते हैं आप कि उसको चेक करेंगे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ी है या नहीं. अब बात आते हैं रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट. पहले तो बात समझ लेते हैं रीइंफोर्समेंट होता क्या है. रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है, देखिए, जो आपको बढ़ावा देता है कि आपको ये काम करना है या नहीं करना. जैसे अगर कोई काम आप कर रहे हैं और उससे अगर पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है तो आप क्या करेंगे, बार बार उस काम को करेंगे, तो द बिहेवियर टेंड्स टू बी रिपीटेटिव. और अगर कोई आपने काम किया है, अगर उससे नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप क्या करेंगे, वो आप उस काम को नहीं करेंगे, है ना. सो लिखा हुआ है कि बिहेवियर इज फॉलोड बाय सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आएगा तो आप उसे रिपीट करेंगे, बट अगर उससे अनप्लेजेंट रिजल्ट आएगा तो आप उसको स्टॉप कर देंगे, वहीं रोक देंगे. तो जो रीइंफोर्समेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है किसी भी बिहेवियर को बढ़ाने में या कम करने में. अगर कोई चीज़ आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, आप पुनर्बलन अच्छा है, पॉजिटिव है, यानी कि आपको बढ़ावा मिल रहा है किसी चीज़ को करने के लिए, रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो आप उसे बार बार करते हैं. और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, आउटकम नहीं आ रहा, तो आप उस चीज़ को वहीं स्टॉप कर देते हैं. इसलिए कहा जाता है कि जो आपकी रीइंफोर्समेंट होती है वो दो तरह की होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि जब जो आप काम कर रहे हैं उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, आपका फेवरेबल आउटकम्स है. ठीक है, तो डिज़ायर रिजल्ट है, उसको हम कैसे क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. जैसे कि रिवॉर्ड दिया जाएगा फिर आपको, या फिर आपको प्रेज मिलेगी, प्रमोशन वगैरह मिलेगा, तो ये आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स. और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि जो चीज़ आपको ना करने के लिए मना किया जाता है, भाई ये चीज़ आपको नहीं करनी. ठीक है. देन आपका स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट आता है. स्केड्यूल का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड की बात कर रहा है कि किस तरीके से रीइंफोर्समेंट किया जाता है. अगर आपको कोई चीज़ कॉन्टीन्यूसली आप कर रहे हो तो आपका कॉन्टीन्यूस रीइंफोर्समेंट हो जाता है. अगर आप समटाइम्स किसी चीज़ को कर रहे हो और उसको रीइंफोर्स किया जाए कि हाँ आप ऐसे ही करो, तो वो पार्शियल रीइंफोर्समेंट हो जाता है. तो इस तरह से जो शेड्यूल यूज़ किए जाते हैं किसी चीज़ को एनफोर्स करने के लिए, रिएक्शन के लिए पर्सन के, उसको हम किसका नाम दे देते हैं, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट. फिक्स रीइंफोर्समेंट है कि हाँ आप कंटिन्यूसली ऐसे ही करो. आप पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है कि कभी पॉजिटिविटी बोल दिया हाँ ऐसा करो, कभी बोल दिया नहीं करो. तो द शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मैनेजर टू रिवॉर्ड हिज सबऑर्डिनेट फॉर इम्प्रूविंग देयर performance. The process of providing reinforcement after every fifth response is known as referred as ratio schedule. देखिए अलग अलग जितने भी शेड्यूल होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं, शेड्यूल के बारे में कि कॉन्टीन्यूस से हो सकता है, पार्शियल हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है, आपका रेशियो स्केड्यूल हो सकता है. इसको हम क्या कहते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद हो सकता है, तो उसको हम इंटरवल स्केड्यूल कहते हैं, अलग अलग टाइम के ऊपर. अब कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो मोस्टली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में. फर्स्ट है आपका